हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो थी हमारी साइंस की, उसमें हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा था और हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में सेल के बारे में पढ़ लिया था एक तो जी, हाँ, और सेल किसने डिस्कवर करा था ये भी हमने पढ़ लिया था। एक रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1665 में भाई सेल को डिस्कवर करा था, जो कि एक डेड सेल था। और उसके बाद भाई उसके 9 साल बाद 1674 में एक और साइंटिस्ट आया, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक नाम का। उसने क्या करा भाई उसने पॉन्ड वाटर से ना, पॉन्ड वाटर में कुछ सेल थे, उसने उन्हें क्या करा, माइक्रोस्कोप में देखा और उसने क्या कर दिया भाई, फिर लिविंग सेल को डिस्कवर कर दिया वहां से। कैसे कैसे सेल थे, प्रोटोजोआ थे, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सारे सेल थे। तो उसने क्या नाम रख दिया, मतलब नाम तो रॉबर्ट हुक ने रख दिया था सेल। कैसे रखा था भाई, लैटिन वर्ड सेल्यूला से, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम, यानी कि छोटे कमरे। तो वो जो डेड डेड सेल थे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करे थे, वो कॉर्क के थे। लेकिन एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने जो डिस्कवर करे थे सेल्स, वो क्या थे भाई, पॉन्ड वाटर में, ये यानी कि जिंदगी जीते हुए सेल थे, वो लिविंग सेल्स। तो उसने लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। पिछली वीडियो में हमने केवल इतनी चीज पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू और स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहाँ पर हमें 1831 लिखा है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कब हुई थी, 1831 में हुई थी। अब किसने करी, कैसे करी, वो देखते हैं। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द न्यूक्लियस, यानी कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो था, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, यानी कि ये पहला व्यक्ति था जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था इन प्लांट सेल। यानी कि और वो जो न्यूक्लियस था वो किस सेल का था, वो प्लांट के सेल का न्यूक्लियस था। तो भाई ये न्यूक्लियस होता क्या है, ये देखते हैं भाई। देखो, द न्यूक्लियस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोल सेंटर का काम करता है, यानी कि वो सेल को कंट्रोल करता है। इट होल्ड्स द सेल्स जेनेटिक मटेरियल एंड मैनेज इट्स एक्टिविटीज, और वो सेल के जेनेटिक मटेरियल को सेल के जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, और भाई उस जो भी सेल की एक्टिविटी है उसको मैनेज करता है। अब देखो, हमारा हार्ट काम कर रहा है ना, उसे अगर मैं कहूं तो दो चीजें कंट्रोल कर रही हैं, एक तो दिमाग और एक सेल। दिमाग क्या कह रहा है कि भाई सर्कुलेशन करो ब्लड का, और सेल का कह रहा है कि भाई काम कर। जो हार्ट है उसे दिमाग क्या कह रहा है कि भाई तुम सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑपरेट करो, और सेल क्या कह रहा है कि वर्क करो, तुम कोई भी वर्क करो लेकिन तुम चालू रहो, चालू रह तुम। तो यहां पर अगर हार्ट काम करना बंद करता है तो जिम्मेदारी दिमाग की होगी या फिर सेल की होगी। देखिए भाई, दिमाग तो उसे एक काम दे रहा है, लेकिन काम करने की इजाजत कौन दे रहा है, सेल दे रहा है, क्योंकि सेल दे रहा है। हार्ट ही तो एक सेल है, टिश्यू है ना, ऑर्गन है ना वो। तो उसमें सेल जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस बैठा हुआ है। न्यूक्लियस है ना, वही जो न्यूक्लियस है वो उस हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। अगर हार्ट काम करना बंद हुआ तो जिम्मेदारी दिमाग की नहीं होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी, न्यूक्लियस की। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये क्या कह रहा है कि भाई कंट्रोल सेंटर का काम करता है वो, और सेल के जेनेटिक मटेरियल को हेल्ड करता है, यानी कि कैरी करता है। उसके पास सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल की बात क्या करें, मेनली डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है।
आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं। अब आपका जो डीएनए है, यानी कि आपके जो जेनेटिक्स हैं, वो आपके मम्मी पापा के ही तो है। जो डीएनए है वो क्या है? वो जेनेटिक मटेरियल है। आपके जो पापा जी का डीएनए है, जो मम्मी का डीएनए है, वही आपका होगा, दोनों का मिक्स डीएनए, वही तो जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो कह रहा है कि सेल का जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है न्यूक्लियस। क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल। कौन? न्यूक्लियस करता है। अभी डीएनए क्या होता है भाई? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, डीएनए को हम आगे पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए। अभी मैं डीएनए की फुल फॉर्म बता देता हूँ, डीऑक्सी राइबो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ था? 1831 में। किसने करा था? रॉबर्ट बर्नौली ने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं टर्म प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म नाम का जो टर्म है, ये डिस्कवर कब हुआ था? यानी कि कब मतलब जो जिसने भी इस टर्म को बताया होगा, वो कब बताया? देखो भाई, 1839 में बताया। एक जेई परकंजी नाम का आदमी था, साइंटिस्ट होगा वो भी, जिसने टर्म प्रोटोप्लाज्म को इंट्रोड्यूस करा। यानी कि प्रोटोप्लाज्म को इस आदमी ने बताया। किस चीज के लिए बताया? टू डिस्क्राइब द लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि देखिए, हम सभी को पता है जो प्लांट है वो लिविंग है, ऑर्गेनिज्म है एक। अब उस प्लांट के जो सेल्स हैं, लिविंग होंगे, उसमें कुछ डेड होंगे। अब भाई, जो प्लांट का लिविंग पार्ट है, उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जेई परकंजी ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा, और उस टर्म का नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आई? एक चीज है नोट कि भाई देखो, प्रोटोप्लाज्म इंट्रोड्यूसेस everything in the plant that is alive, बस। यानी कि प्लांट के अंदर जो भी चीज जिंदा है, अलाइव है, लिविंग है, उस चीज को, वो चीज किसके अंदर आती है भाई? प्रोटोप्लाज्म के अंदर आती है। बात क्लियर हो गई? प्रोटोप्लाज्म टर्म था, किसने डिस्कवर करा था? जेई परकंजी ने। कब करा था? 1839 में करा था। प्रोटोप्लाज्म किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था? प्लांट के लिविंग पार्ट को बताने के लिए। अब प्रोटोप्लाज्म है वो प्लांट में जो भी चीज लिविंग है ना, जो भी चीज सांस लेती है, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आ चुके हैं हम सेल थ्योरी पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से देखिएगा। सेल थ्योरी क्या है? यानी कि सेल के बारे में कुछ बातें जो कि सेल की प्रॉपर्टीज होंगी। अब सेल की थ्योरी सबसे पहले 1839 में दो लोगों ने बताई थी। एक का नाम था मैथियस बोलते हैं, मैथियस श्लाइडन, जिन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी करी थी, और एक थियोडर श्वान, जिन्होंने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करी थी। अब उन्होंने क्या चीज स्टेट करी कि भाई ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। हमने पढ़ लिया है ये। और द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में दोनों आ जाते हैं। तो भाई इन दोनों ने स्टडी करके, एक ने प्लांट पे स्टडी करी और एक ने एनिमल पे, और उसके बाद भाई हमें क्या चीज देखने को मिली कि जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हैं। अब भाई अगर वो सेल के बने हैं,
तो जो सेल है वही तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो ये सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना है। तो ये क्या थी ना भाई, ये पहली है, ये दूसरी है। नहीं समझे होंगे आप। ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, लेकिन अभी एक सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट भी है। इसका मतलब ये जो सेल थ्योरी है, ये जो 1839 की सेल थ्योरी है, ये पूरी नहीं है। तो भाई देखो, इसके लगभग हम कितना कहें 16 साल बाद, 16 साल बाद एक रुडोल्फ करके साइंटिस्ट था जिसने सेल थ्योरी को कंप्लीट करा है। तो अभी हम लोग फटाफट से उसे देखते हैं। तो भाई अब हम आ चुके हैं सेल थ्योरी, लेकिन ये जो है ना, ये सेल थ्योरी सेकंड वाली सेल थ्योरी है। यानी कि एक साइंटिस्ट था जिसने इस सेल थ्योरी को कंप्लीट करा था। कब? 1835 में। तो हमने अभी पीछे देखा था सेल थ्योरी को, जो कि 1839 में आई थी, और दो साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर करा था। लेकिन वो जो सेल थ्योरी थी वो कंप्लीट नहीं थी। लेकिन ये वाली जो सेल थ्योरी है, 1835 में रुडोल्फ वर्चो ने इस सेल थ्योरी को कंप्लीट करा है। और उन्होंने क्या ऐड करा? उन्होंने कहा कि भाई ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो भी कोई सेल होगा, यानी कि हर एक सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकलेगा। बात को नहीं समझे? अभी रुक जाओ, अभी समझूंगा। लेकिन भाई ये जो पूरी बात थी ना, ये इन्होंने ऐसे नहीं बताई। उन्होंने कैसे बताई? इस तरह से बताई, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ये क्या चीज हो गई? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये उनकी लैंग्वेज होगी। अब ये तो पता नहीं भाई कौन सी लैंग्वेज है ये। तो इसका मतलब क्या है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मान के चलिए ये एक सेल है, ये एक सेल है जो कि पहले से ही जिंदा है। यानी कि ये पहले से ही सेल है, और भाई ये मस्त बैठा है अपना। इसे हम क्या बोलेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि भाई ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है। और अब हमने क्या बोल दिया कि भाई, हमने बोला नहीं, रूल ही है, सेल थ्योरी ही है हमारी, कि इस सेल में से ही जो भी कोई सेल निकलेगा, यानी कि जो सेल पहले से ही एग्जिस्ट करता है उससे ही नए सेल अराइज होंगे। क्या हुआ? ये दो सेल निकल गए, दो सेल निकल गए। इन्हें हम क्या बोल देंगे भाई? न्यू सेल्स। बात आई आपके समझ में? ठीक है जी। तो यहां पर क्या हुई ना, यहां पर आके हमारी सेल थ्योरी हो गई कंप्लीट। कब हुई? 1835 में हुई। पहले कब आई थी सेल थ्योरी? 1839 में आई थी। पहले किसने करी थी? किन दो साइंटिस्ट ने करी थी? एक का नाम तो था भाई, एक का नाम कुछ श्लाइडन करके था, और एक का नाम कुछ श्वान करके था। और यहाँ पर एक का नाम क्या है भाई? रोडोल्फ करके है। देखो कैसे अजीब अजीब से नाम है। तो आपको क्या करने होंगे? ये सभी याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेल थ्योरी हमने पढ़ ली। अब हम बढ़ते हैं आगे। एटीन 1855 में आई थी, और सेल थ्योरी फिर 1855 में कंप्लीट हो गई। सेल थ्योरी से पहले हमने प्रोटोप्लाज्म भी पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जेई परकंजी नाम के एक आदमी ने इंट्रोड्यूस करा था उसे। वो प्लांट के सभी लिविंग पार्ट को बताता है प्रोटोप्लाज्म। सेल थ्योरी भी हो गई हमारी। और यहाँ पर हमने क्या चीज और पढ़ ली? ऑर्गेनिज्म पढ़ ली। और क्या चीज पढ़ ली भाई हमने? बताइए।
और बाकी आज हमने यहीं पर करा समाप्त। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।